देखिए बात होगी मैकेनिक्स की। वैसे मैकेनिक्स तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है, लेकिन चूंकि यहाँ मैथमेटिक्स में दी गई है तो इसको क्या कहा जाएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो पहले मैकेनिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये मैकेनिक्स होती क्या है। मैकेनिक्स के लिए लिखेंगे कि इट इज अ ब्रांच ऑफ, क्या लिखेंगे, मैथ्स लिखेंगे, साइंस लिखेंगे। वैसे तो साइंस है, नहीं वैसे तो साइंस है, लेकिन हम लिखेंगे क्या, मैथ्स, जो डील करती है विद द मोशन ऑफ बॉडी, विच डील्स, राइटिंग थोड़ा समझ जाना, विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडी, विद द मोशन ऑफ बॉडी। मतलब मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है जो बॉडी के मोशन के बारे में बात करती है। ठीक है, अब मोशन कितने प्रकार का होता है वो यहां पर अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। देखो मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है स्टैटिक्स, जरा समझिएगा। स्टैटिक्स का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं स्थिति विज्ञान, एक ऐसी साइंस जिसमें बॉडी स्टैटिक रहे। अब मान लीजिए आप बैठ गई भाई आकर के आराम से, क्या आप पे फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है, लग रहा है, लेकिन मतलब फोर्स लग रहा है, लेकिन रिजल्टिंग फोर्स कितना है? चारों तरफ से लग रहा है कि एक तरफ से लग रहा है? केवल चारों तरफ से लग रहा है। चारों तरफ से हवा दबा रही है, नीचे से हम टेबल को दबा रहे हैं, टेबल हमको रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो यानी कि स्टैटिक्स क्या होती है, ये वो ब्रांच है जिसमें बॉडी रेस्ट में रहती है। ठीक है, तो थोड़ी सी शॉर्ट में डेफिनेशन लिख लीजिएगा, यानी इसमें बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। तो लिख लीजिएगा, लिख नहीं रहे, देखिए द ब्रांच ऑफ साइंस, और साइंस के बगल में मैथ्स लिख दीजिएगा, थोड़ा सा रेस्पेक्ट मिलेगी उसको। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्स, with the action of force on the body in the state of rest, in the state of rest। अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, ये ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें कि बॉडी रेस्ट में रहेगी, मतलब फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन बॉडी रेस्ट में रहेगी। दूसरी होती है डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या होगा कि बॉडी मोशन में रहेगी, यानी बॉडी इज इन मोशन। यहां पर बॉडी कैसी होगी, बॉडी इज इन मोशन, इज इन मोशन। अब इसमें लिखवा नहीं रहे, डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी आपके यहाँ, तो चूंकि मैथमेटिकल यहां पर है इसलिए ज्यादा थ्योरी में हम नहीं जाएंगे। अब यहां पर जो डायनामिक्स होती है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होती है काइनेमेटिक्स, और एक होती है काइनेटिक्स, ME, और एक होती है काइनेटिक्स। क्या लिख रहा हूं, काइनेटिक्स। दो, एक काइनेमेटिक्स होती है, एक काइनेटिक्स होती है। काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि हम मोशन के बारे में बात तो करेंगे, यानी हम किसके बारे में बात करेंगे, मोशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, मोशन ऑफ द बॉडी, लेकिन हम मतलब रीजन ऑफ मोशन के बारे में बात नहीं करेंगे। रीजन ऑफ मोशन के बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम बात करेंगे बॉडी मूव तो कर रही है, लेकिन बॉडी किस वजह से मूव कर रही है। भाई आप सड़क पे चलते हो, तो सड़क पे चलने का आप बहुत तेजी से दौड़ के चल रहे हो, आपसे कहें बर्फ पे चलो तो और चिकनी होती, चलोगे? क्यों नहीं चल पाओगे? लेकिन खुरदरी सड़क पे दिक्कत होती है, उनका बर्फ पे चलो, दौड़ो फोकस की, वो चिकनी होती नहीं चल पाएंगे। यानी कि वो रिएक्शन फोर्स आप पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाती है। तो चलने के लिए क्या जरूरी है, फ्रिक्शन जरूरी है, रिएक्शन फोर्स जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोशन ऑफ द बॉडी के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम उसका रीजन ऑफ मोशन यानी फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि मोशन विद रीजन बात करेंगे, मतलब कुल मिलाकर के यहां पर हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जाकर के साइंस का, काइनेमेटिक्स का मेन कंसेप्ट। ठीक है,
अब एक चीज और है, क्योंकि आपके यहाँ जो सिलेबस है वो शुरुआत का सिलेबस तो स्टैटिक्स का है और बाद का सिलेबस डायनेमिक्स का है। कुछ यूनिवर्सिटीज में डायनेमिक्स की भी और ब्रांच कर दिया है, एक हाइड्रो डायनेमिक्स कर दी है जिसमें फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब पानी के मोशन के बारे में बात करते हैं। आपके वैसे वो चैप्टर शायद नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम पहले आपको डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक तो ये आपका कुछ परिचय है इससे आपका, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशंस पहले लिख लेते हैं। ये डेफिनेशन के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम बोलते जा रहे हैं, शॉर्ट में डेफिनेशन लिखते जाइए। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ये कभी कभी शॉर्ट में पूछी जाती है, और जो भी हम नाम लिखेंगे और जो भी हेडिंग यहाँ डालेंगे आपको लगेगा अरे भैया ये तो इंटर में है, सब इंटर में आपको हाई स्कूल में 11th में सब दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिकल होने की वजह से उसकी लंबाई बढ़ा दी, इक्वेशंस बना दी उसमें, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मोशन एंड रेस्ट के बारे में। पहली हेडिंग डालो, मोशन एंड रेस्ट। अगर आपसे कहा जाए कि बॉडी इज इन मोशन एंड बॉडी इज इन रेस्ट को एक्सप्लेन करिए, तो क्या कहेंगे आप? कैसे बताएं? यही से लिखा जाता है कि बताएं कैसे, हमको आता तो है। देखो जा रही चाची मोशन में, देखो बैठी है चाची रेस्ट में। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम क्या कहेंगे? बॉडी मोशन में है। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो वो रेस्ट में कहलाएगी। ये जनरल डेफिनेशन होती है, ठीक है। ये जबकि ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि कोई बॉडी किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है और किसी के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो सकती है। ट्रेन में दो बैठे हुए व्यक्ति एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्या वो मोशन में नहीं है? मोशन में नहीं है वो मोशन भयंकर मोशन में है। उन्नाव बॉम्बे पहुंच गए जाकर के, लेकिन किसी और के रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। कहाँ पहुंची हो? आगरा। कहाँ पहुंची हो? यानी कि वो मोशन में है। तो लिखिए जा ध्यान से, इफ द पोजिशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस, if the position of a body changes with the time, then the body is said to be in motion. Then the body is said to be in motion. The body is said to be in motion. And paragraph change करके लिखिए, if the position of the body does not change with time, if the position of the body does not change with time, then it is said to be in rest. It is said to be in rest. ठीक। दूसरा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखिए जनती, आपने किसी को बताया कि जनती हो 10 बजे हम एकदम एक बड़ा सा धमाका भाग और बड़ी तेज रोशनी हमका जो है सुनाई पड़ी, रोशनी दिखाई पड़ी, धमाका सुनाई पड़ा। किसी ने कहा नहीं हमको रोशनी तो सुनाई दिखाई पड़ी थी, धमाके की आवाज़ तो सुनाई नहीं पड़ी। यानी कि आपने धमाका भी सुना और रोशनी भी दिखी। एक को धमाका नहीं सुनाई पड़ा, हाँ रोशनी दिखाई पड़ी, उतने ही बजे, एक आध मिनट आगे हो सकता है। तो पता चला कि आप जहां पर घटना हो रहा है उसके बाद आप पुल पे खड़ी हैं, वहां से आपने सुना, ठीक है। और अगला मतलब बाईपास पे खड़ा हुआ है, वहां से रोशनी दिखाई पड़ी, वहां आवाज नहीं सुनाई पड़ी। तो पुल जो होता है वो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि कहाँ पे आप खड़े थे, कहाँ से आप उस घटना को देख रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि आकाश का रंग नीला होता, कहाँ से देखा आपने? अगर अर्थ से देखा तो नीला दिखाई पड़ा, अगर हम उसको जाकर के किसी और स्टार से देखें या किसी और प्लेनेट से देखें तो जरूरी नहीं है वो नीला दिखाई पड़े। तो हम आकाश का रंग कहाँ से देख रहे हैं ये डिपेंड करेगा कहाँ से देख रहे हैं। तो कहाँ जो वर्ड है वो क्या है, उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। लिखिए, इफ वी इमेजिन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड टू अ रिजिड बॉडी, and we describe the position of any particle, and we describe the position of
द पोजिशन ऑफ एनी बॉडी, यानी पार्टिकल, बॉडी लिखिए, एनी पार्टिकल इन स्पेस रिलेटिव टू इट, यहां से इतनी दूर, यहां से ये, यहां से कहां से, जहां बैठे हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रिलेटिव टू इट। देन सच अ कोऑर्डिनेट सिस्टम is called frame of reference, frame of reference। अब जो सबसे सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मानते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं, जो XY एक्सिस XYZ एक्सिस होती है। तो लिख लीजिएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द सिंपलेस्ट फ्रेम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द सिंपलेस्ट फ्रेम। नेक्स्ट लिखिए टाइम। अब आपसे कहा जाए टाइम किसे कहते हैं, अब ये तो बड़ा दिक्कत है। जैसे छोटे क्लासेस में हम तो पढ़ाया जाए वही लाइट क्या होती है, प्रकाश किसे कहते हैं, अब पता चला वो एक अलग डेफिनेशन होती है, इंटर की डेफिनेशन अलग होती है। तो टाइम क्या होता है, दो सक्सेशन ऑफ इवेंट्स को जो बताता है कि ये घटना फिर दूसरी घटना, फिर तिबारा ये घटना हुई, ये घटना हुई, फिर दोबारा ये घटना हुई, फिर तिबारा ये घटना हुई। तो जो सक्सेशन ऑफ इवेंट होती है उसके बीच का जो इंटरवल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम। भाई हमसे कहा गया कि हमारा दिल 1 मिनट में इतनी बार धड़कता है, ठीक है। पिछों देखा होगा धड़कन सुनो हमारी, उनकी धड़कन ज्यादा बजाते हैं, वो हीरोइन की देख उनका कोई 1 मिनट में वो 72 बार 72 बार धड़कता ना, नहीं जो जनरल जो साइंस कहती है उनका कहो 150 बार धड़क जाए, तो वो दो धड़कन के बीच का जो समय है उसको हम क्या कहेंगे, ये टाइम है। तो लिखो कहानी, इट इज मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, है कुछ नहीं डेफिनेशन, लेकिन आपको साइंस की भाषा में क्या लिखेंगे, इट इज अ मेजर ऑफ द सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, इट्स यूजुअल यूनिट इज सेकेंड। हम SI की बात नहीं कर रहे, जनरल की बात की जा रही है। यूजुअल यूनिट इज सेकेंड, समटाइम्स इट में भी मिनट आर हो सकता है। नेक्स्ट लिखिए फोर्स। फोर्स क्या होता है, किसी बॉडी में लगने वाले पुश या पुल को फोर्स कहते हैं। या फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है या करने की टेंडेंसी रखता है। भाई आपको पोजीशन चेंज, हम लोग दीवार की पोजीशन चेंज करेंगे, आप अब जुटे हैं दीवार पर, वहां पर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या दीवार हट जाएगी अपनी जगह से, तो क्या आपने फोर्स लगाया, नहीं लगाया। क्या फोर्स कुछ काम नहीं कर रहा है, कर रहा है, टेंड्स टू मूव द दीवार, मूव नहीं कर पा रहा अलग की बात है। बोला ऐसा थोड़ी हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो दीवार ज्यादा, हाँ फ्रिक्शन ज्यादा हुआ है, नहीं तो हम तो दीवार पहुंच जाता है अमेरिका या वाली। तो लिखिए फोर्स के बारे में, इट इज अ पुश आर पुल इन अ बॉडी, इट इज अ पुश आर पुल इन अ बॉडी which tends to move a body in the direction of line of action, tends to move in the direction of the line of action, in the direction of the line of action मतलब अब आप दीवार को उधर धक्का मारे, दीवार ऊपर ही गिर गई, लाइन ऑफ एक्शन। भाई आप जिधर फोर्स लगाओगे उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी उधर ही तो मूव करेगी या उधर ही मूव करने की टेंडेंसी रखेगी। अब आपसे कहा गया कि 1 क्विंटल का बोरा जो है वो छत पे चढ़ा दो, और आप धक्का मार रहे हो और थोड़ी देर बाद देखा कि बोरा तो नहीं गया, देखा कि बोरा तो ऊपर पड़ा है, नीचे गिरी पड़ी है, बोरा ऊपर से आ गया। तो फोर्स तो आपने लगाया ना, उल्टा बोरा पे कैसे आ गया, तो बोरे ने फोर्स लगाया होगा, बोरे का फोर्स ज्यादा हो गया होगा। तो अगर आप फोर्स लगाते हो तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी या मूव करने की टेंडेंसी रखेगी। नेक्स्ट लिखिए, अभी इसके बाद पढ़ाया जाएगा, पता चला घड़ी टंगी है, वर्चुअल वर्क हो गया, वर्चुअल वर्क, वर्क के लिए फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फोर्स तो लग रहा है, इसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, हम मान लेंगे हुआ डिस्प्लेसमेंट, हो गया वर्क, ऐसे अभी आएंगे, चिंता मत करो। लिखिए मैटर। मैटर क्या होता है, जो स्पेस घेरे बॉडी उसको मैटर कहते हैं। तो लिखिए द सब्सटेंस विच ऑक्युपाइज स्पेस
द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। नेक्स्ट लिखिए पार्टिकल। पार्टिकल, पार्टिकल मतलब एक ऐसी बॉडी जो जिसका नेग्लेजिबल डायमेंशन हो, मतलब लगभग डायमेंशन उसका कुछ ना हो, ठीक है। तो लिखिए पार्टिकल के बारे में, अ बॉडी ऑफ नेग्लेजिबल डायमेंशंस, बॉडी ऑफ नेग्लेजिबल डायमेंशंस इज कॉल्ड पार्टिकल। नेक्स्ट लिखिए स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, जो लिखिए स्केलर या स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी लिखिए, स्केलर क्वांटिटी डेफिनेशन आप जानते हैं, अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल लिखाएं, क्या आता है आपको? एग्जाम्पल लिख दो, मास लिख दो, डेंसिटी लिख दो, टाइम है, एनर्जी है, वॉल्यूम है, एटसेट्रा। ये कैसे मालूम हुआ कि टाइम स्केलर क्वांटिटी है? लिखा रहता है टाइम में, घड़ी में लिख करके आता है। हमने जब टाइम देखा तो उसने बोला आई एम स्केलर क्वांटिटी। हमने अपने नॉलेज से क्वांटिटी को अलग अलग किया है स्केलर और वेक्टर में, ठीक है। जिन क्वांटिटी को हमने अगर आपसे कहा कि 2 किलो आलू ले आओ, आप समझ गए। आपने दुकानदार से कहा 2 किलो ले आओ, वो समझ गया। लेकिन हमने कहा कि लखनऊ 60 किलोमीटर है, आप पूरी बात नहीं समझे, समझ गए, लखनऊ 60 किलोमीटर समझ गए ना, पहुंच जाओगे आप। यहां से नहीं बोला हमने आपसे यहां से कहां बोला, हमने ये भी नहीं कहा किस डायरेक्शन में। आपने क्या किया, पुल के ऊपर बैठे, मतलब पुल पे नहीं बैठे, मतलब गाड़ी बैठे और चल दिए, 60 किलोमीटर पहुंच गया हरदोई। तो आप लखनऊ तो मिला नहीं, हरदोई मिल गई। तो यानी कि ये जो जानकारी थी, वो जानकारी कैसी थी? अधूरी थी, गलत नहीं थी, अधूरी थी। तो हम अपनी नॉलेज से समझे कि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो उन्हें हमने कहा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर लिख दीजिएगा, लिखिए वेक्टर, अ क्वांटिटी with magnitude and direction. The quantity with magnitude and direction are known as vector quantities. Displacement. Next है displacement. Displacement नाम से ही लग रहा है कि the distance in the particular direction. तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म से लीजिएगा, द डिस्टेंस इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, द डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये सिंपल जो जनरल डेफिनेशन कहने मतलब चलते फिरती डेफिनेशन है। अदरवाइज आप कह सकते हैं, डेफिनेशन दूसरी दे सकते हैं क्या आप? इतनी ठीक है, हमको ज़्यादा यहाँ इसके अंदर नहीं जाना है। नीचे लिखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी बस कभी कितना सब जितनी होंगी सब लिखवानी पड़ेगी ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। एक दो और हम बता देंगे बस, और तो फिर तो इतनी डेफिनेशन हो जाएंगी जिसमें पूरी फिजिक्स आ जाएगी 11th की। इसमें क्या पढ़ा रहे हैं? तो इसी में आ गई है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन अपने आप लिखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, उसमें लिखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन लिखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक और लिख लो, बस काम खत्म। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, हमने इसके बारे में बात की है। मोमेंटम जो क्वांटिटी होती है, इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी? तो हमने आपको बताया था कि भाई आप खड़ी हैं और आपके बगल में बहुत बिल्कुल सींक के आकार की एक लड़की खड़ी हुई है, सींक ऐसी, ठीक है, समझ गया ना। और आपने उसको धक्का दिया, धीमे से वो गिर गई।
उसने आपको धक्का दिया, वो गिर गई। हाँ। फिर उसने क्या दिमाग लगाया, वो बड़ी तेज से दौड़ के आई, वो आपको धक्का दिया, आप गिर गई। क्या किया दोनों में अंतर क्या था? आप में मास था, मोशन नहीं था, वेलोसिटी नहीं थी, उसमें मास नहीं था, उसने वेलोसिटी कंटेन कर ली। लगा देते तो ठीक है, हाँ नहीं, आप भी मोशन मारता तो टूट जाती है। बोले अच्छा तुम दौड़ रही हो, हम भी दौड़ के आ रहे हैं, चलो बेटा आओ, तुम भी दौड़ते हो दौड़ते लड़ गई आकर के। तो किसी तो एक नई क्वांटिटी की इजाद की गई कि मास और वेलोसिटी मिलकर के भी कुछ कर सकते हैं। तो लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है, तो करिए इसको।